कार्यकर्ता के नाते जो भी काम दिया जाए, दरी बिछाने से लेके सफाई करने से लेके सरकार चलाने तक का कोई भी काम हो, उस काम को करते ही करेंगे। मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, परिणाम आ गए हैं, अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद निर्णय होगा। को भूमिका मिलेगी तो आपने भाई पार्टी के कार्यकर्ता को हमेशा आदर्श भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे लेकिन अब विधायक होने के नाते भी क्या, तो जो पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। ये कार्यकर्ता तो आपकी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें बाबा बालकनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और बहुत कुछ पार्टी की तरफ से इस जीवन में मिला है और सेवा भाव से। तो राजस्थान के राज्य सेवक बनने के लिए आप तैयार हैं? हम तो सेवा कर रहे हैं ना निरंतर। संसदीय बोर्ड तय करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रेवंत को हम ये नहीं कह सकते कि तुम हट जाओ, ना इंसाफी भी दे माना जाएगा। रेवंत को बनाना या भट्टी को बनाना, मगर काम में ज्यादा तवज्जो दिया मेरे हिसाब से रेवंत रेड्डी। इतना मुख्यमंत्री का कोई दावेदार या कोई प्रत्याशी ऐसा कुछ बीजेपी के अंदर नहीं है, ना कोई कंपटीशन है। केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी तय करेगा उसके ऊपर मुहर लगेगी। कामों की चर्चा चलनी चाहिए। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इतने बड़े सवाल मुझसे मत करिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और सबकी जुबान पर पूरा देश एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिरकार इन राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर भी यही सवाल सबसे बड़ा है कि आखिरकार कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। इसके अलावा मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी जयपुर में मौजूद हैं, जो कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसके अलावा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अखिलेश आनंद और ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल का जवाब आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और तेलंगाना से रोमाना इसार खान मेरी सहयोगी मौजूद हैं, जो कि तेलंगाना से सवाल का जवाब देंगे। और आइए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश से कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरे साथ तमाम जो मेहमान यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवा दूं। मेरे साथ ब्रजेश राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आशीष सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इसके अलावा हमारे साथ पंकज जी मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हफीज साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सूर्यकांत परिहार साहब मौजूद रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और रमेश शर्मा जी मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ब्रजेश आपसे करूंगा, क्योंकि देखिए आप यहीं रहते हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में। पूरे चुनाव में आपने 230 में से करीब 150 से ज्यादा सीटों पर आप व्यक्तिगत तौर पर गए, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी भी देश जानना चाहता है, आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। किसी भी बीजेपी शासित राज्य में ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी ऐसे चेहरों को सामने ला देती है जो हमेशा चौंकाती है। हमने कई राज्यों में देखा, मगर मध्य प्रदेश में फिलहाल तो लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हारे हुए चुनाव को बम्पर जीत ला के दी है बीजेपी के खाते में, तो फिलहाल और आगे फिर लोकसभा चुनाव है तो लगता है शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। मगर उसके बाद पार्टी यदि बदलने की सोच सकती है तो फिर बहुत सारे नाम हैं, BD शर्मा हैं, प्रहलाद पटेल हैं और बाकी कुछ और नाम हैं। नरेंद्र तोमर, BD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है। बिल्कुल, जरूर। मध्य प्रदेश में नेताओं की कमी नहीं है बीजेपी में, तो नेताओं की कमी नहीं। आशीष, आप बताइए, आप इस चुनाव में मध्य प्रदेश में रहे और इस चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी दावेदारी शिवराज सिंह चौहान की ज़रूर बनती है, क्योंकि उनकी नीतियां थी जो स्थानीय तौर पर इतना काम करी कि इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो जीत करके आए। लेकिन प्रहलाद पटेल साहब का जिस तरह से लीडरशिप से मुलाकात हो रही है, ब्रजेश जी और आप खुद कह भी रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी नेता भी यहाँ पर हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है, इसलिए अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम रमेश जी आपके पास आएंगे। सर, आप लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देख रहे हैं। नतीजों के बाद अब जो स्थितियां बनी हैं,
लाडली बहना योजना का जिक्र पूरे देश भर में हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी को ये बात भी पक्का कर रही है? देखिए, मोटे तौर पर शिवराज सिंह जी की दावेदारी का प्रश्न नहीं है। भाजपा में कोई दावेदारी किसी की करता नहीं, पार्टी निर्णय लेती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके से लाडली बहना योजना यहाँ लागू हुई है या मातृ वंदना की जैसी योजना लागू हुई है राजस्थान में, या मेहतारी वंदना छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, बहुत संभव है कि शिवराज जी को कोई बड़ा दायित्व दे करके इन तीनों राज्यों के कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और यहाँ किसी बहुत नए चेहरे को लाया जाए। नया चेहरा भी आ सकता है, लेकिन ये नया चेहरा कितना नया होगा, ये भी अपने आप में परिहार साहब बड़ा सवाल है। जो जी देखिए, मध्य प्रदेश में नया चेहरा कौन होगा यह तो पार्टी अलगमान ही तय करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार निश्चित रूप से नया चेहरा आएगा। आप देखिए, जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज जी के चेहरे को पीछे रखा गया है और उसके बाद मोदी जी के और कमल के फूल को आगे रख के पूरा चुनाव लड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि इस बार निश्चित रूप से नया चेहरा सामने आएगा। वो चेहरा कौन होगा यह अभी जरूर कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के निर्णय पार्टी हाईकमान लेता है, भारतीय जनता पार्टी लेती है, वो चौंकाने वाले चेहरे होते हैं। तो मुझे लगता है इस बार जो आधा दर्जन नाम ऐसे हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं सीएम के रेस में पा रहे हैं। और इसकी अगर आप देखें तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो इन सारे चेहरों को लेकर एक चर्चा का दौर बना हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर, ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, जो विधायकों का आना जाना भोपाल में शुरू हो गया, अभी जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कल जो कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है, जो उनके प्रत्याशी हार गए और जो विधायक बन गए उनके लिए कमलनाथ ने बैठक बुलाई है, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, बीजेपी के विधायकों का सिलसिला, बीजेपी के विधायक भी जीतने के बाद आने लगे। आज हम लोग काफ़ी देर तक सीएम हाउस में थे, मुख्यमंत्री से मिलने का लगातार सिलसिला चलता रहा। कई मंत्री आए और कई विधायक भी आए और लगातार आ रहे हैं। अब बस तारीख तय होनी है, जो मुझे लगता है आज शाम तक तय हो जाएगी कि कौन पर्यवेक्षक आएगा और कौन। पंकज जी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। पंकज जी, कुछ तो बता दीजिए, सुबह भी आपसे बात हो रही थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए रोहित जी, कल 5 तारीख को मध्य प्रदेश के सारे विधायकों को मध्य प्रदेश की विधानसभा से कॉल है, उनके सर्टिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, बाकी प्रोसेस के लिए। और जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो बाकी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन सुनिश्चित करेगा कि कौन सा भाजपा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करेगा। और यही परंपरा पार्टी की, जैसा रमेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जैसा सिस्टम नहीं कि क्लेम करना, कोई दावेदारी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के अब आपके ऑर्गेनिक नेता माना जाए, उनको ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। देखिए रोहित जी, जो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो भाजपा का हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो ग्रुपिज्म नहीं जैसा कांग्रेस का कल्चर है। तो यहाँ जो है वो ऑर्गेनिक है, जैविक है, असली है। यहाँ कोई ऐसा इनऑर्गेनिक या केमिकल जो है वो असली। आसिफ साहब बताइए, सिंधिया साहब भी असली है। देखिए, देखा जाएगा आने वाले समय में, लेकिन अब एक बड़ा युद्ध जो है बीजेपी में शुरू होगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ी लॉबी है जो शिवराज जी को नहीं चाहती है। वो हर इंसान मुख्यमंत्री के सपने देखा हुआ है। जनता के परेशानियों से पहले अपने खुद के जो हित हैं उसको साधने में लगी है पूरी भाजपा जी। आने वाला समय जो है वो संघर्षों से बड़ा है बीजेपी के लिए भी। आप खुद देख लीजिएगा, जनता की चिंता नहीं, खुद के भविष्य की चिंता। ठीक है, अब एक और बड़ा सवाल रमेश जी आपके पास आऊंगा। दावेदारी की बात हो रही है, अगर दावेदारों का एक एक करके जिक्र करें हम, कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात करते हैं, क्या बात, जो बड़ी बात आपको लगता है उनके पक्ष में जाती है? देखिए, मुझे जो लग रहा है, जितने नाम चल रहे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का हो या जितने नाम चल रहे हैं, उसमें मुझे कोई दमदार नाम नहीं दिखता। केवल एक, या तो नरेंद्र तोमर, चर्चित नामों में से नरेंद्र तोमर या BD शर्मा में से होगा। बाकी प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नहीं होंगे, मेरा आकलन है ये। आपको लगता है कि ये नाम नहीं हो सकते? नहीं हो सकते ये नाम। कि क्या ये नाम केंद्र की राजनीति के लिए ही होंगे? देखिए, सवाल केंद्र का भी नहीं है। कई बार हर पार्टी का एक सिस्टम होता है, एक काम करने का सिस्टम होता है। तो मोटे तौर पर जिस तरह का सिनेरियो अभी बना है, उसमें ये नाम मेरे अनुसार नहीं होंगे। सर बताइए, रमेश जी तो इनकार कर रहे हैं, 3 नाम से तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है। देखिए, मैं रमेश जी की बात से इसलिए सहमत हूँ कि आप देखिए, उत्तराखंड आपके सामने एक उदाहरण है, उसके अलावा उसके आगे जाएं तो हरियाणा भी इसका उदाहरण है। नए चेहरों को लाके भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है और वो चेहरे पार्टी के हिसाब से फिट भी बैठे हैं और पार्टी के हिसाब से सफल भी रहे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार ऐसा कोई निर्णय हो सकता है।
प्रयोग शब्द यानी मध्य प्रदेश में कोई बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन ये बड़ा प्रयोग कैसा होगा, किस तरह से होगा? ब्रजेश, आपके पास आऊंगा। देखिए, बड़े चेहरों के नाम है, अभी रमेश जी ने भी कहा कि 3 बड़े चेहरों को उन्होंने कहा कि नहीं लग रहा है कि जिस तरह की पार्टी की नीति रही है, तो क्या अब बड़ा सवाल ये आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान या फिर कोई और? देखिए, पहली पसंद तो शिवराज सिंह चौहान ही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जैसा मेहनती नेता मध्य प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान इसलिए पार्टी की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए फिर एक बड़ा कैंपेनर की जरूरत पड़ेगी, जो मध्य प्रदेश के एक गाँव कस्बों सबको और नेताओं को जानता हो। यही बात जब मैंने शिवराज सिंह से पूछी थी कि क्या वजह थी कि आपको 18 में जब 4 विधायक चाहिए थे, 6 विधायक चाहिए थे, तब नहीं बनाया, मगर 22 विधायक लाके आपको मुख्यमंत्री बना दिया, तो उन्होंने कहा कि हमको 22 चुनाव लड़ने थे, तो चुनाव की जरूरत शिवराज सिंह चौहान है। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के नाम पे पार्टी भरोसा करेगी। उसके बाद फिर बहुत सारे नाम है और पार्टी एक सरप्राइज देगी। बिल्कुल सरप्राइज। देखिए, आखिरकार जो भी बात कर रहा है मध्य प्रदेश में, नाम जरूर गिनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन जरूर गिनाई जा रही है, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है कि कोई सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित करने वाला नाम भी हो सकता है। सीधे जयपुर लिए चलता हूं, संदीप चौधरी जहां पर राजस्थान के लिहाज से सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? ये कयासों का बाजार गर्म है। देखिए, बीजेपी की एक खासियत ये भी है, चुनावी रणनीति में तो महारत हासिल की है, लेकिन पत्ते जो हैं वो अपने खोलते नहीं हैं, और शीर्ष नेतृत्व दे हैव दैट एबिलिटी टू सरप्राइज। यकायक एक ऐसा नाम जो शायद अभी चर्चा में नहीं है, वो सामने भी आ सकता है क्या? तो बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सरकार तो बन गई, लेकिन अब है किस्सा कुर्सी का। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी परीख हैं, प्रकाश भंडारी दिग्गज हैं, वो यहाँ की राजनीति को समझने में इनके सानी कम ही हैं, अरुण शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और सुरेश मिश्रा बीजेपी के नेता। और सुरेश, आज आपसे ही शुरुआत होगी, और यहाँ एक दिलचस्प बात मैं ये भी बता दूं, बाल मुकुंद आचार्य नए नवेले विधायक वो भी आने वाले थे, पर अभी कहीं अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, यानी कि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। किसके पास जा रहे हैं ज्यादा नेता? देखिए, अटकने के भटकने की बात नहीं है, जनता के बीच रहने वाले लोग जनता के बीच रहते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी शहर में घूम रहे हैं, जो समस्या है उनका निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में कहाँ वसुंधरा से मिलने जा रहे हैं, या फोन पर गजेंद्र शेखावत और राज्यवर्धन राठौड़ या दिया कुमारी या अर्जुन राम मेघवाल, ये सब सांसद हैं, सीपी जोशी, वो दिल्ली में मौजूद हैं। फोन पर बातचीत हो रही है या यहाँ पर गुलाबी नगरी में मुलाकात हो रही है, कैमरे से दूर, हम लोगों से दूर? देखिए, ये तो बाल मुकुंद आचार्य जी बताएंगे, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली है वो सोशल मीडिया के अंदर भी मैंने देखा कि वो जयपुर में जो मांस की दुकानें अनधिकृत रूप से चल रही है उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और शहर में घूम रहे, जीतते ही वो जनता के बीच पहुंच गए हैं। उससे कुछ इशारा क्या ये भी मिलता है बाबा बालकनाथ सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सांसद से विधायकी के चुनाव में उतारा गया और यकायक हिंदुत्व राजस्थान में फिर से जागा है। देखिए, सनातन की बात करना बुरी बात नहीं है, और सनातन की बात पहले नहीं हुआ ना, वो कभी 90 के दशक में थोड़ा हुआ था, उसके बाद यकायक थमसा गया था, उसने तेजी पकड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। सनातन हमारे देश की संस्कृति, राम हमारे देश के हृदय में बसे हुए, ऐसे के बारे में कोई बात करना बेकार है। और सब लोग हिंदुत्व का आइकन, प्रतीक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। ये कुछ नहीं कह सकते, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या होने वाला है, कि मैं तो वो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। शीर्ष नेतृत्व आप लोग कहते हैं विधायक दल तय करेगा, अब आपकी बोली कुछ कांग्रेस वालों की तरह हो गई है कि वो आला कमान कल्चर आ गया। आला कमान की बात नहीं है। देखिए, होता क्या है कि हर जगह पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, और आने वाले दिन में आपको विधायक दल नहीं तय करता, तो तय करेंगे, तय सब लोग चर्चा करेंगे। पर्यवेक्षक बुलाने का मतलब ये होता है। विधायक किसके साथ है? अब ये कुछ तय नहीं है, अभी कुछ तय नहीं है। तो बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया, आला कमान कल्चर आ गया। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो एक इंग्लिश की कहावत है कि यू कांट आर्ग्यू विद सक्सेस।
जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, तो सफलता से कोई बहस नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इस देश में अभी भी प्रजातंत्र कायम है और बड़ा सुदृढ़ है। ऐसे में विमर्श तो कभी भी बंद हो ही नहीं सकता। बिना विमर्श के प्रजातंत्र का कोई भविष्य भी नहीं है। तो अभी ये चुनाव संपन्न हुए। अब तो आप विपक्ष में बैठने पर मजबूर हैं, पर आपको क्या लगता है, राजनीति में आप भी हैं, तो राजनीति का ऊंट किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगा बीजेपी की तरफ? देखिए, वैसे तो ये स्पष्ट तौर पे बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन इतना आंतरिक भी नहीं है। अब जो मॉडल प्रस्तुत होता जा रहा है देश में, तो मुख्यमंत्री वही होगा जिनको वो दो आदमी चाहेंगे, मोदी और शाह साहब। और आप जैसे आपके यहाँ पर 10 जनपद जिसे चाहेगा वो हुआ करता था सालों। देखिए, कहने को तो परंपरा तो यही रहती है कि एमएलएस की मीटिंग होगी, वो अब ये कर रहे हैं। वो परंपरा है, वो बस परंपरा है, ठंडे बस्ते में जा चुकी है। तो ये तो विधायकों से मत लेना पड़ता है और उसके बाद हाईकमांड को वो बता दिया जाता है कि ये लोगों की राय है। हाईकमांड फिर उसकी तस्दीक करता है या बदल भी देता है। मुलाकातों का सिलसिला, विधायकों का जमघट, 115 जो विधायक हैं बीजेपी के, किसके यहाँ ज्यादा दिख रहा है? क्या खबर है प्रकाश जी? खबर तो ये आई है कि 20-25 लोग तो पहुंच चुके हैं वसुंधरा जी के घर पे। राम 43 उनके गुट के पहले से ही थे। राम राम करने पहुंचे हैं। राम सा राम राम करने पहुंचे। और बाकी भी आएंगे धीरे धीरे। राजस्थान की जो सीमा है बहुत बाड़मेर तक, जैसलमेर तक बहुत लंबी फैली हुई है, आने में देर लगती है। कुछ वहाँ जश्न भी हो रहे हैं जीतने के। अरे मैं दिल्ली से आ गया, कल देर रात तक स्टूडियो में था, सुबह गाड़ी उठाओ यहाँ पहुँच जाओ, ऐसा कोई 7 समंदर पार थोड़ा करके आना है। सीमा जो है वो 650-700 किलोमीटर तक है। रात भर का सफर है, पर आप भी जानते हैं। तो ये जो है अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो जीत करके विधायक आए हैं वो वसुंधरा जी के यहाँ जमघट लग रहा है धीरे धीरे, और उनसे मुलाकात हो रही है। उन्हें चेहरा नहीं बनाया था 2018 में, यहाँ नारा बुलंद हुआ था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी उस वक्त थी, उसी लिए उनका चेहरा नहीं बनाया गया। अब क्या गद्दी पर बिठाना बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? देखिए, ये सब राजनीतिक निर्णय बड़े स्तर के। ऐसे मुख्यमंत्री का जो की नियुक्ति जो होती है कोई कंपैशनेट ग्राउंड पर नहीं होती है। और बीजेपी में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अब अगली लड़ाई भी मुंह बाय खड़ी है, 25 की 25 सीट जीतनी होंगी। और वो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर जीत पर विश्वास रखती है। तो अभी एक जो जीत दिलाएगा वही गद्दी पाएगा। क्या कहानी ये है? ये कह रहे थे साहब, अभी सब कह रहे हमने सेमीफाइनल जीत किया। मेरी समझ में ये क्वार्टर फाइनल था। ये क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल नहीं था। सेमीफाइनल कौन सा है? सेमीफाइनल तो अभी होगा कहीं न कहीं। सेमीफाइनल होगा। अश्वनी भाई, वसुंधरा राजे, ये तो एक नाम हम पहले ही लगातार चर्चा कर रहे हैं, पर जो मैंने सुरेश से भी सवाल पूछा और चर्चा यकायक गर्म हुई है बाबा बालकनाथ को लेकर, चर्चाओं में दम लगता है या कयासों का बाजार? देखिए, ये कयासों का साफ तौर पर बाजार है। बाबा बालकनाथ की चर्चा दिल्ली से शुरू हो रही है। आप देखेंगे ये खास बात है। स्थानीय मीडिया इसकी बात कम कर रहा है, दिल्ली में इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। आज संसद भवन जब बाबा बालकनाथ पहुंचे, उनसे ये सवाल दिल्ली में किया गया कि अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और जो तो सब कहेंगे का निर्देश है वो मैं करूंगा। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात है कि किस बिनाह पर उनको बनाया जाए। उनके गुरु थे चांदनाथ, उनके देहांत के बाद वो सांसद बने और फिर विधायक बने। एक योगी के साथ उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। पर्सनालिटी देखनी होगी। योगी क्या थे, लगातार सांसद रहे, गोरखपुर से उनकी 5 बार के सांसद थे, फिर जाकर मुख्यमंत्री बने। लेकिन बालकनाथ क्या वो एलिजिबिलिटी रखते हैं? पर इसमें एक इंटरेस्टिंग पैरेलल भी है। योगी आदित्यनाथ दरअसल उत्तराखंड के हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। बाबा बालकनाथ दरअसल हरियाणा के हैं और राजस्थान के बन जाए, और हिंदुत्व पर दांव लगाती दिख रही है बीजेपी, और यहाँ भी वो कार्ड खेला है उन्होंने। उसके लिए कई और फेस हैं उनके पास में।
जो लगातार मुखर होकर इस बारे में बात करते हैं। बालकनाथ बात करते हैं, आप जिनका इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा नहीं तो और कौन आपकी निगाह में? देखिए, वसुंधरा राजे, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि नंबर 1 है दौड़ में। अभी कौन है? नंबर 2 मेरे हिसाब से सीपी जोशी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, लगातार कैंपेन में साथ रहे और हमेशा श्रेय प्रदेशाध्यक्ष को जाता है। जेनरेशनल शिफ्ट की भी बात हो रही है और जातिगत जनगणना, दलितों का, जैसे तेलंगाना में वो बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ गए, राजस्थान में भी ये होता दिखा है और तेलंगाना में ये कहना कि ओबीसी या दलित को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या वो गणित को बिगाड़ सकता है? देखिए, साफ तौर पर राजस्थान की राजनीति जाति के आधार पर ही टिकी हुई है। जाति यहाँ महत्व रखती है, इसीलिए मुख्यमंत्री के पहले विधायक जाति के आधार पर अगड़ा होगा, पिछड़ा। निश्चित तौर पर अगर कोई फेस बदलने की बात आती है तो पिछड़ा हो सकता है, लेकिन मैं अब उसमें कौन होगा आगे? उसमें लेकिन फिलहाल मैं अगड़े पे ही कायम हूँ, सीपी जोशी। अगर पिछड़ा आता है तो? पिछड़ा आता है तो फिर कोई यादव चेहरा होगा और बालकनाथ हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, पर पिछड़ा चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान है। गणित तो और राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, पहले ये सोचना पड़ेगा भाजपा जो है कि उनकी भाजपा की रणनीति क्या है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी दे दिया, अगर आपने रायपुर मतलब वहाँ आदिवासी दे दिया, आदिवासी दे दिया, तो सवाल ये कि आप ऐसी स्थिति में जो अगड़े हैं उनका बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश में राजपूत हैं। अब खैर योगी की कोई जात नहीं होती, पर वो राजपूत हैं। पुष्कर सिंह धामी राजपूत हैं। पूछे साधु की, न पूछे साधु, पूछे साधु। तो ये यहाँ पर किसको दे रहे हैं, क्या करना है, ये तो अभी पार्टी के वसुंधरा के बाद आपको किसका दांव, सरप्राइज एलिमेंट कोई हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मेरे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि भाजपा जैसी पार्टी जिसका थिंक टैंक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत गहरा भी है और बहुत मजबूत भी है, वो हमेशा मुझे लगता है कि 10-15 साल की योजना बनाएगा कि 10-15 साल। अश्विनी वैष्णव सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं। अश्विनी वैष्णव जो है, मुझे थोड़ा सा उन पर संदेह इस बात पर है, अगर थोड़ा उनका नाम की जरूरत केंद्र में ज्यादा है, उनका अगर नाम होता कहीं चलता तो उन्हें इस चुनाव में भूपेंद्र यादव को और इनको घुमाया नहीं गया। अगर उनको घुमाया जाता, चेहरे से मिलाया जाता, 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा जाता, जोधपुर पाली में उनको घुमाया जाता जहाँ के वो रहने वाले हैं, या भूपेंद्र यादव यहाँ राजस्थान के नहीं है, भूपेंद्र यादव रेवाड़ी के हैं और यहाँ तो उनके पिताजी अजमेर में रेलवे में थे और इस कारण विसा उसके बाद वो चले गए। ठीक है, पर यहाँ पर सुरेश भाई, वसुंधरा राजे वही रिवाज जारी रहेगा, पुराने चेहरों पर, सामूहिक नेतृत्व पर इस बार दांव खेला, पर कुर्सी पुराने चेहरों को ही। देखिए, निश्चित रूप से मान के चलो कि आपने बिल्कुल सही कहा, विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन में सब तस्वीर साफ हो जाएगी और ये बिल्कुल पक्की बात मान के चलिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो बनेगा मजबूत बनेगा। राजस्थान के साथ साथ ये सेमीफाइनल है और फाइनल का सबसे मजबूत कौन है ये तो तय करेगा शीर्ष नेतृत्व। तो अभी तय करेगा, पत्ते कोई खोलने को तैयार नहीं। फ्रंट रनर, ऑब्वियस चॉइस वसुंधरा राजे दिख रही हैं, लेकिन क्या बाबा बालकनाथ वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं, सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं, या अभी उसके अलावा भी कुछ चेहरे हैं जिन पर मंथन चल रहा है? दिल्ली में पत्ते अभी खुलने बाकी हैं, किस्सा कुर्सी का जारी है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जहां जहां चुनाव आपने देखा उसको समझाने के लिए, उसकी बारीकी पकड़ने के लिए एबीपी न्यूज का कौन बनेगा मुख्यमंत्री शो उस राज्य में पहुंचा और आप तक हर वो खबर पहुंचाई जो आप चुनाव से संबंधित देखना चाहते हैं। इससे पहले आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और राजस्थान की राजधानी जयपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी और रोहित सिंह सावल को सुना। वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, और वही सवाल लेकर मैं रायपुर से नमस्कार कर रहा हूं। रायपुर में चलिए टटोलते हैं, तलाशते हैं और उस सवाल का जवाब जहां पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है, ये हम भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेरे साथ मंच पर जो लोग बैठे हैं इनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूं। आपको उचित शर्मा दिखाई दे रहे हैं, उचित शर्मा जी नमस्कार कर रहे हैं। इसके साथ ही उज्जवल दीपक हैं, ये बीजेपी से हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनके पास मुस्कुराने की
वजह है। अवधेश मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष वोरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आयुष पांडे हैं जो कि सोशल मीडिया में एक क्रांति करने के लिए जाने जाते हैं। और कांग्रेस की तरफ से इन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, ये भी दिखाई दे गया है। तो सबसे पहले बीजेपी के पास इसलिए उज्जवल भाई, क्योंकि आप ही की पार्टी से बनना है मुख्यमंत्री, और आपके ठीक पीछे हमारा सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बताइएगा मत, इशारा भी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर बता देंगे, इशारा दे देंगे तो पार्टी आपसे नोटिस देकर जवाब सवाल कर लेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तो तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का बनेगा। अब पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल तय करेगा, और ये जग जाहिर है कि हमारी पार्टी में डिसीजन ऐसे ही होते हैं। हमारे यहाँ बिना सीएम फेस के ये चुनाव लड़ा गया था, और केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने उनको चिढ़ाने क्यों चले गए थे? ठीक है भाई, हार जीत होता रहता, आप उनको चिढ़ा रहे हैं और दिल्ली स्वीट से लड्डू खरीद रहे हैं। नहीं, मैं चिढ़ाने नहीं गया था, मैं लड्डू खरीदने गया था। पार्किंग गाड़ी की उधर की थी, तो मैंने बोला कि मैं लड्डू खरीदने जा रहा हूं, तो मैंने कांग्रेस भवन का हालचाल दिखा दिया, जहां 5 साल छत्तीसगढ़ का सारा भ्रष्टाचार किया गया, करप्शन किया गया, जहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी, कैसे वो सोना मायूस पड़ा हुआ था, सन्नाटा परसा हुआ था, वो दिखाने चले गए थे। कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी के लिए आप जाने जाते हैं। आयुष भाई, क्यों नहीं बनेगा आपका मुख्यमंत्री? देखिए, मंजर भोपाली साहब का शेर है कि इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं, जहां जीतने का मौका था वहीं हार हुई। लोकतंत्र है, जनता का हमको जनादेश मिला है, हम विपक्ष में बैठने के लिए जनता ने हमको कहा है, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन आपको पता है, आज सोशल मीडिया में बहुत ट्वीट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा सीना मुझे भी चौड़ा करने का वक्त है, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और उसका कुछ आधार है, मैं ये भी बताऊंगा। आखिर चूक कहां हुई, क्यों, कहां चूक हो गई जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा है आपका मुख्यमंत्री? देखिए, चूक कहाँ हुई, चूक का कोई एक कारण नहीं होता, ये समीक्षा का विषय है। पार्टी जिस दिन बैठेंगे, सब लोग साथ बैठेंगे, उस दिन ये समीक्षा होगी। लेकिन जो परिणाम आया है, ये जितना चौंकाने वाला कांग्रेस के लिए, उतना ही चौंकाने वाला ये भाजपा के मित्रों के लिए भी है। भाजपा के लोग भी नहीं जान पा रहे हैं कि ये इतनी सीटें उनको कहाँ से आ गई हैं, तो निश्चित तौर पर ये भाजपा के लिए नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं, ये मोदी मैजिक है और मोदी की गारंटी का नतीजा है। खैर, मनीष जी, आप बताइए, आपको ना इधर से दबाव है ना इधर से दबाव है, आपके पास पत्रकारिता का प्रभाव है, बस आप इतना बता दीजिएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं तो 10 नाम लेने वाला हूं, मैं एक नाम लेके फंसने वाला नहीं हूं। बीजेपी का प्रेडिक्शन जो करता है वही उलझ जाता है, तो मैं 10 नाम ले लूंगा, सुरक्षित और सेफ रहूंगा। आपको क्या लगता है, 4 नाम बताइए, कौन बन सकता है छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे लगता है सीधे तौर पे यदि पहले देखा जाए तो सबसे प्रबल दावेदार के रूप में दिखते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह जी दिखते हैं, क्योंकि उनका 15 साल का कार्यकाल, 15 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर में किया है, उसकी छाप आज भी जनता के दिमाग में है, और उसका एक परिणाम ये भी दिख रहा है कि जो जितने बड़े तौर पर जो आक्रोश दिख रहा है जनता का, जो निकल करके आया। दूसरा बताइए। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है अरुण साव जो एक प्रदेश अध्यक्ष है। तीसरा बताइए। तीसरे के रूप में देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी लीड से जीत करके एक आए हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, और सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 8 बार के विधायक हैं, एक वो भी नाम हो सकता है, लेकिन सामान्य वर्ग से। चौथा नाम मुझे लगता है कि ओपी चौधरी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी पसंद ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा। चलिए, 4 नाम यहां से मिल गया। पत्रकार हैं अवधेश जी, आप भी बता दीजिए, 4 नाम बता दीजिए, भूमिका मत बताइए, भूमिका में 8 मिनट का वक्त मिला है, फिर जाना पड़ेगा हमको हैदराबाद और भोपाल। नहीं, देखिए, ये जो 4 नाम बताए वो तो सही है, उसके साथ अजय चंद्राकर काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और इस बार भी वो सफल हुए हैं, तो हो सकता है। आरोप पत्र के अध्यक्ष भी रहे। हाँ, हो सकता है। कांग्रेस को गरियाते भी रहे विधानसभा के अंदर। जी, डेफिनेटली। बहुत आक्रामक भी रहे। हाँ जी। अजय चंद्राकर के अलावा और कोई? अजय चंद्राकर तक तो समझ में आता। हाँ, कौन बोल रहा है इधर? एक सेकंड, कौन बोल रहा है? सही, बस्तर का नहीं है यार गुरु, रुक जाओ, आ रहे हैं। बस्तर का नहीं, देख लो, गूगल करो, इनकी मदद करो भाई। हाँ, उचित जी, आप बताइए, 4 नाम बताइए, कौन कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? जी, अरुण साव बन सकते हैं, रामविचार नेताम बन सकते हैं, डॉक्टर रमन सिंह बन सकते हैं। ये ट्राइब से 3 नाम कह रहे हैं, लेकिन चौथा नाम जो है लता उसेंडी, उनका भी नाम हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी को भी आश्चर्यचकित करते रहती है। पूर्व में भी जिन प्रदेशों में उन्होंने आश्चर्य दिया, तो यहाँ भी रेणुका सिंह का भी नाम ले।
रेणुका सिंह का मुझे लगता है कि वो टेम्परामेंट सीएम के लायक अभी मैं नहीं समझता हूँ। अगर मैं उनको जो करीब से जानते हैं, उनको टेम्परामेंट सीएम पद के लायक तो मुझे नहीं समझ में आता है। स्पष्ट राय मैं अपनी कहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताइए कब तक तय हो जाएगा? उज्जवल भाई जल्दी बता दीजिए, डेट तारीख बता दीजिए, नाम बता के फंसिए मत। ज्ञानंद जी, मैं भी उतनी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं जितना आप और छत्तीसगढ़ की जनता। बड़ी खबर भोपाल से। देखिए, जिस सवाल का जवाब तलाश रहे हम लगातार कि कौन होगा मुख्यमंत्री, उसी को लेकर हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत के पास इस वक्त की बड़ी खबर है। जी ब्रजेश। देखिए, जो अब तक हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस तरीके से बीजेपी मध्य प्रदेश में एक लीडरशिप विकसित करने की प्लानिंग है संघ की, आरएसएस और बीजेपी की, उस मुताबिक ये तकरीबन तय होता जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री होगा। वो चेहरा कौन होगा ये तय होगा, मगर उसके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे। इसके सहारे पूरे जातियों के समीकरण को साधा जाएगा। जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर में एक ओबी, जैसे यूपी में किया गया है, एक मुख्यमंत्री है मजबूत आदमी और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो यहाँ भी हो सकता है एक मुख्यमंत्री होगा, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, उसमें एक आदिवासी होगा, एक ओबीसी होगा और एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरीके का कैलकुलेशन, गुणा भाग और सोच बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं में लगातार सोची जा रही है और चल रही है। और मुझे लग रहा है आने वाले बहुत जल्दी दिनों में ये चीज सामने भी आ जाएगी। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर ब्रजेश राजपूत दे रहे हैं भोपाल से कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पर विचार कर रहा है कि एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक आदिवासी समाज से हो सकता है और एक ओबीसी समाज से भी। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और भरतपुर सोनहत से उन्होंने चुनाव जीता है। उनकी बिटियां है मोनिका सिंह और ये बयान मैंने कुछ देर पहले भेजा था। पीसीआर अगर आपके पास हो तो आप सुना दीजिएगा, लेकिन खबर क्या है बड़ी, ये मैं आपको बता देता हूं। मोनिका सिंह ने ये कहा है कि मैं उनकी बेटी हूं, बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी मां भी मुख्यमंत्री बने। रेणुका सिंह के नाम पर आपका क्या कहना है? केंद्रीय मंत्री हैं और लौट कर आई थी, बहुत आक्रामक अंदाज में उन्होंने चुनाव लड़ा है और उन्होंने ये भी कहा है मोदी जी ने मुझे भेजा है। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का नाम छत्तीसगढ़ में बड़ा है और रेणुका सिंह को लेकर के आप जो बात कर रहे हैं, रेणुका सिंह भी एक हो सकती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री, लेकिन केंद्रीय मंत्री होते हुए जो प्रभाव छत्तीसगढ़ में डालना था, छत्तीसगढ़ के अंदर विपक्ष में रहते हुए आप एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो उनको। रेणुका सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, रेणुका सिंह जी जो है सो आक्रामक पॉलिटिक्स करती है और जिस हिसाब से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा। आदिवासी है महिला? हाँ, डेफिनेटली वो आदिवासी महिला। बिटिया कह रही है मम्मी को बना दो मुख्यमंत्री। ये नेचुरल है कि किसी भी बेटी को अगर पूछा जाए कि अगर उनकी मां एमएलए बन रही है तो निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री के रूप में। परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बिटिया बीजेपी की सदस्य हैं। आप जानते हैं इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा चुनावी शो। और आज तो हम लेकर आए हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का मेगा एपिसोड, क्योंकि 4 चुनावी राज्य और चुनावी राज्यों की 4 राजधानियों से, जैसा कि आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं, भोपाल से रोहित सावल हैं, जयपुर से संदीप हमारे साथ हैं, रायपुर से ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और मैं मौजूद हूं यहां पर हैदराबाद में। जल्दी से जरा परिचय कराते हैं आपका मंच पर बैठे मेहमानों से। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बीआरएस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं रशीद शरीफ साहब, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार आप देख रहे हैं, विराहत अली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर अली खान साहब हैं हमारे साथ, जो सियासत डेली यहाँ का अखबार है उसी के संपादक हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और जो शो का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, डॉली शर्मा पहला सवाल आपसे है, तेलंगाना सीएम की रेस कितने फेस या फिर रेवंत रेड्डी फाइनल है? देखिए, रेवंत रेड्डी हमारे अध्यक्ष तो हैं तेलंगाना कांग्रेस के और काफ़ी चर्चित चेहरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पॉपुलर भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सीएम का फेस तो हमारे विधायक दल के जो पूरे विधायक हैं हमारे, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, बात चल रही है, 1 to 1 उनकी सलाह ली जा रही है। ये तो बड़ा ऑफिशियल सा जवाब हो गया, मतलब वो बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट जो आंसर होता है ना। अच्छा ये बताइए, एक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के तौर पर आपका दिल क्या चाहता है? आप यहाँ तेलंगाना में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? की बात मन की बात, मेरे मन में जो मेरे पार्टी डिसाइड करेगी वही होगा। जो इनका हाल वो है कि बस जुबान पर आते आते बात जो है वो होठों से बाहर नहीं आ पाई। हम समझ रहे हैं आपकी जो सियासी मजबूरी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शरीफ साहब भी मौजूद है, बीआरएस के नेता। और चुनाव प्रचार में मैंने देखी थी एक बात, आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि भाई बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है वो कह रही थी कि ये ट्विंस हैं एक तरीके से, बीजेपी और कांग्रेस, यही आरोप लगा रहे थे ना। तो बीजेपी के लिए तो कहा जाता है, जैसा कि आप सुनकर आ रहे हैं, जहां जहां बीजेपी जीती है, चाहे भोपाल हो, चाहे जयपुर हो, चाहे रायपुर हो, कि साहब बीजेपी की खास बात यह वो चौंका देती है। बीजेपी ऐसा नाम लेकर आएगी सीएम में,
इन राज्यों में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है तेलंगाना में भी कहीं कांग्रेस उसी ढर्रे पर तो नहीं चलने वाली? मतलब रेवंत रेड्डी सब कह रहे हैं और कोई और नाम आ जाएगा? नहीं मैडम, रेवंत रेड्डी जी बड़ी मेहनत करे सो है, और यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है उनकी सदारत में हुआ है। हाँ। और हम सब यही सोचते हैं कि रेवंत रेड्डी है सो यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, क्या बात है। मतलब आप जरा दिलचस्पी देखिए यहाँ पर इन बयानों में कि जो कांग्रेस की नेता है उनकी जबान पर रेवंत रेड्डी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि दिल में यकीनन शायद वो भी चाह रही है कि हाँ रेवंत रेड्डी बने। और बीआरएस के जो नेता हैं वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं रेवंत रेड्डी के लिए। रेवंत रेड्डी आपको लगता है वही फ्रंट रनर है? एक्चुअली इस चुनाव में कांग्रेस के बारे में तो मैं स्पेशली बोलने का जरूरत नहीं है। एक चुनाव हो गया तो सीएम फेस कौन? 4 से 5 जने सीएम के लिए रेस में है। सबसे आगे कौन? यहाँ से तो एक्चुअली जो इलेक्शन में जिसकी चेहरा चरिश्मा, रेवंत रेड्डी के चरिश्मा से यहाँ के इलेक्शन में गए और जो चुनाव में जीते इतने सीट, वही चरिश्मे से मैं एक्सपेक्टेड रेवंत रेड्डी को हाईकमांड फाइनल करने वाला। मतलब सब रेवंत रेड्डी का नाम ले रहे हैं, और अगर कोई नहीं बोल रहा है तो कांग्रेस ही नहीं बोल रही है, पत्ते नहीं खोल रही है। ये क्या लग रहा है आमिर भाई आपको? ये सिर्फ और सिर्फ छुपाया जा रहा है, बस इंतजार की करवाया जा रहा है? मतलब नाम आखिर में रेवंत रेड्डी का या फिर कोई और नाम भी आ सकता है? ये तो पार्टी का डेकोरम फॉलो कर रही है, इसीलिए नाम नहीं ले रहे। वरना देखिए, एक ऐसा है कि अगर ताकतवर उम्मीदवार को आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो 6 महीने में आपको पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो वो सोचकर ही चीफ मिनिस्टर का नाम आएगा। एक दूसरी चीज ये है कि सब अपने अपने एरियाज तक ही इलेक्शनियरिंग कर रहे थे। रेवंत रेड्डी 55 जगह पे मुहिम चलाए पूरी कांग्रेस की कैंपेन के लिए एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट। तो नेचुरल चॉइस ऐसा लग रहा कि रेवंत रेड्डी है। फिर भी ये है कि इंटरनल मैटर है पार्टी का, वो क्या डिसाइड करते हैं वो तो हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल पार्टी के नियमों से बंधी हुई है डॉली शर्मा, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि रेवंत रेड्डी के नाम पर सब कह रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस मन बना चुकी है, 24 की चुनौती भी सामने है, लेकिन रेवंत रेड्डी आरोप तो ये लगते रहे ना कि साहब एबीवीपी से टीडीपी होकर कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस के अपने पुराने नेता, उन्हें साइड लगा देगी कांग्रेस। वैसा तो नहीं है। एक्चुअली वो स्टूडेंट लाइफ में एबीवीपी में जो यहाँ के एसवी कॉलेज में स्टूडेंट थे, जो उस टाइम पर वो एबीवीपी करे, लेकिन उसके बाद जो बीआरएस पार्टी में भी जो बीआरएस बोलती वो एबीवीपी से है, लेकिन बीआरएस पार्टी अगेंस्ट नहीं जाएगा रेवंत रेड्डी के अगेंस्ट। नो। लेकिन 24 की बात अगर की जाए तो रेवंत रेड्डी ये नहीं भूलना चाहिए, जाति समीकरण अगर देखा जाए तो सवर्ण है। अच्छा, राहुल गांधी खासतौर से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों, गरीबों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो ऐसे में आपके पुराने नेता भट्टी, विक्रमाकर, मल्लू जो हैं, क्या वो इस रेस में नहीं है? देखिए, नाम तो काफी जैसे अभी कह रहे हैं चर्चा सब पर होगी, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि हमारे सीनियर ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं दिल्ली से और एक एक करके वो विधायकों से मिल रहे हैं, 1 to 1 सबसे बात की जा रही है और बात करने के बाद एक निर्णय पर आएंगे और वो जो भी निर्णय होगा वो पूरे देश को बता दिया जाएगा, आपको सबको, पूरे तेलंगाना को बता दिया जाएगा। और हाँ, चुनाव आ रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। मतलब जो फैसला लिया जाएगा वो 24 के लिहाज से ही लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हर चीज पर हम ध्यान रखकर ही फैसला लेंगे। तो फिर अगर 24 के लिहाज से फैसला लिया जाता है, आपने तो खुद ही रेवंत रेड्डी के लिए बैटिंग कर दी, मतलब बीआरएस के नेता हैं लेकिन बैटिंग रेवंत रेड्डी के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। अच्छा, कल तक तो आप मुझे देख रहे थे, मैं दिल्ली में थी, आप तक नंबर पहुंचा रही थी, इलेक्शन रिजल्ट दिखा रही थी। उसके बाद शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे बीजेपी मुख्यालय तो वहां से जश्न की तस्वीरें दिखा रही थी। आज सुबह मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर हैदराबाद आई और जिन ड्राइवर साहब के साथ मैं एयरपोर्ट से होटल तक पहुंची, मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, भैया कौन बनेगा आपके यहाँ मुख्यमंत्री? तो रेवंत रेड्डी। अच्छा, मेरे पास लिस्ट थी, आप जो चेहरे देख भी रहे होंगे ना स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं, तेलंगाना सीएम फेस कौन कौन हो सकता है। मैंने अगला नाम पढ़ दिया उस लिस्ट में से, मैंने कहा बन सकते हैं क्या भट्टी, विक्रमार्का, मल्लू? तो चुप, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने नाम पढ़ दिया उत्तम कुमार रेड्डी, हाँ बड़ा नेता है, बस इतना बोला। तो मैंने कहा कोई आपके मन में? नहीं, रेवंत रेड्डी। मतलब यहाँ तेलंगाना में आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो कांग्रेस के नेताओं में उसकी जबान पर रेवंत रेड्डी का नाम ही आ रहा है। पर रेवंत रेड्डी अगर इतने लोकप्रिय है, आप कह रहे रेवंत रेड्डी को बना देना चाहिए कांग्रेस को, तो 24 में तो मतलब आपका सुपड़ा साफ? मैडम, हम तो केसीआर साहब को देखना चाह रहे थे मुख्यमंत्री, अब एकदम चेंज हो गया पूरा, तो उसमें बहुत कंफ्यूज हुए। यकीन मानिए आप कि हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी है सो तेलंगाना हमारे हाथ से निकलेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करें हम तेलंगाना के लिए, तेलंगाना लाने के लिए बड़ी मेहनत करें, डेवलपमेंट के लिए बड़ी मेहनत करें हम लोग,
ये बिल्कुल शॉक। सर ये सारे तो नैरेटिव पुराने हो गए ना, अब तो जनता ने फैसला सुना दिया, अब क्या बचा है इस सब में? अब तो आप बताइए आगे क्या होगा? रेवंत रेड्डी अगर कांग्रेस चेहरा बना देती है फिर बीआरएस मतलब गई तेलंगाना से साफ। नहीं, इतना आसान नहीं है बीआरएस को हटाना, काफी कुछ मेहनत करे हुए, काफी कुछ स्ट्रांग लीडर्स है हमारे, इतना आसान नहीं है। 2024 में पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो एमपी से 17 एमपी से तेलंगाना में पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एमपी आने की। चलिए, ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हैदराबाद से आप मेरे साथ देख रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये जो 4 चुनावी राज्य और चारों चुनावी राज्यों की राजधानियों से इस वक्त मैं हैदराबाद में और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग राजधानियों में डटे हुए हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीएम फेस पर बात हुई, आगे बात 24 की चुनौती की भी करेंगे, और आगे मुद्दा ये भी उठाएंगे कि आखिरकार 24 चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है, क्या वो भी इस 23 की फाइनल ने तय कर दिया है? बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।